नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? देखिए, आज का जो लेक्चर हम करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे तो थर्ड ईयर में भी आता ही है और अब सेमेस्टर सिस्टम है। पता नहीं क्योंकि जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय फर्स्ट सेमेस्टर का तो ज़रूर पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम स्टार्टिंग करेंगे बात करने की, तो विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं, सबसे पहले उन महाशक्तियों से भारत के संबंध कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे मतलब करंट अफेयर पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से शुरुआत से है कि भारत की आज़ादी के समय से हमारे संबंध किस किस देश से कैसे कैसे थे, थोड़ा डीप तक पकड़ेंगे चीज़ों को। और वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जो सोर्सेज है, मैं तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो डॉक्टर बी.एल. फड़िया की बुक है, इस बी.एल. फड़िया की इस बुक से सोर्सेज ले रहा हूँ ज़्यादातर। तो बाकी करंट अफेयर जो मैगजीन्स से मैंने अखबारों से, न्यूज़पेपर से, इनसे लिए हैं। तो ऑल ओवर मिक्स डेटा है मेरे पास। तो अगर इस इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के बाद, लेक्चर को समझने के बाद, इस बी.एल. फड़िया की इस वाली बुक को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो बहुत चीज़ें फायदे देंगी आपको। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, ऐसे भारत और अमेरिका संबंध की अगर बात करें, तो इस पे बात करने से पहले हमारे पास भारत रूस, क्योंकि एशिया में नज़दीकी देश भारत के पास रूस है, भारत चीन, जापान, तो इन पे भी बात की जा सकती है। लेकिन क्योंकि विश्व महाशक्ति अमेरिका है, अमेरिका के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ले लेंगे, चाहे भारत का यूरोपियन यूनियन से, भारत का चाहे अफ्रीकन यूनियन से, चाहे फिर किसी से ले लेंगे साथ में। तो पहले प्रीफर इसी को करेंगे, भारत अमेरिका संबंध। अब देखिए, भारत अमेरिका जो संबंध है ना, भारत की आज़ादी 1947 और अमेरिका की आज़ादी वैसे तो 1776 और 1783 में। देखो, पहले भी बात कर चुका हूँ, 9th क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था कि 76 में अमेरिका ने खुद की स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था पहले, और क्योंकि उसको जब विश्व सहायता चाहिए ब्रिटेन से आज़ाद होने में, तो पहले खुद को स्वतंत्र घोषित करना पड़ेगा, तब जाके उसने सभी से सहायता ली थी। 76 डेट हुआ है, 83 में एक्चुअल आसानी तरीके से आज़ाद हो गया था, फ्रूट हो गया। तो अमेरिका आज़ाद होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसने कोल्ड वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो वो कोल्ड वॉर का चरण था। तो इस कोल्ड वॉर के चरण से भारत कैसे निकला, क्या क्या स्थिति रही, तो डेविड मैलोन एक व्यक्ति हैं, डेविड मैलोन ने भारत अमेरिका संबंधों को 4 चरणों में विभाजित किया है कि अब जब भारत अमेरिका संबंध को समझना चाहें तो हम 4 चरणों में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर बात करें तो भारत और अमेरिका 2 देश ऐसे संबंध है इसके कि जो बिल्कुल संघर्ष और तनाव के संबंध थे, और फिर आगे जाकर के मित्रता और सहयोग के संबंधों पर आज आधारित नहीं है। तो डेविड मिलान के पहले वर्गीकरण को समझते हैं। देखिए, पहला वर्गीकरण उन्होंने किया है 1947 से 1970 का। इस वर्गीकरण में इन्होंने नाम दिया है संघर्ष और सहयोग। तो पहले हम इसमें सहयोग देखेंगे, उसके बाद संघर्ष की स्थितियां कैसे पैदा होती है उसको देखेंगे। दूसरा है 1970 से 1990, और इसको हम देखेंगे संघर्ष और असहयोग। जो तीसरा है 1990 से 1998, इसमें हम देखेंगे सुधार, कि कैसे हमारे संबंधों में सुधार हो। और जो चौथा है 1998 से, इसको हम वर्तमान में लेंगे, लास्ट में करंट अफेयर पर बात करेंगे इसका। तो इसमें हम लोग देखेंगे मित्रता और सहयोग, ठीक है। तो ये डेविड मिलोन के हिसाब से 4 पॉइंट्स हैं। आज हम लोग सबसे पहले इस पर बात करेंगे फर्स्ट वाले पे।
देखिए भारत और जो अमेरिका है इसके संबंध शुरुआत में सहयोग में थे कि कैसे कैसे अमेरिका ने भारत का सहयोग किया और उसके बाद भारत का अमेरिका के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा और भारत का अमेरिका के दृष्टिकोण के साथ साथ संबंध कैसे कैसे संघर्ष में होते गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन। तो जब भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था उस समय अमेरिका ने भारत को आज़ादी देने के लिए भारत की आज़ादी के पक्ष में भारत का समर्थन किया था और ब्रिटेन पर दबाव बनाया था। और ये सच बात है कि ब्रिटेन पर दबाव सोवियत रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने बनाया था क्योंकि दोनों की प्रत्यक्ष तौर पर तो उपनिवेश नहीं थे, दोनों के प्रत्यक्ष तौर पर तो कॉलोनाइजेशन नहीं था। तो दोनों ही ये चाहते थे, सोवियत संघ भी ये चाहता था कि आज़ाद हो जाए और हमारे गुट में शामिल हो जाए और अमेरिका भी ये चाहता था कि आज़ाद होने के बाद हमारे गुट में शामिल हो जाए। तो भारत ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था इस चीज़ का और भारत को आज़ादी दिलवाई थी। ये बात अलग है कि भारत का जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, आंदोलन पढ़ते हैं तो भारत की आज़ादी के बहुत सारे कारण देखते हैं उसमें, ब्रिटेन का कमजोर होना भी उसमें पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा कि भारत ने उदार लोकतंत्र अपनाया था। आज़ादी के बाद भारत का जो लोकतंत्र था वो उदार लोकतंत्र था, समाजवादी लोकतंत्र नहीं था। और नेहरू की इसमें पॉलिसी जरूर थी समाजवाद की, बाकी उदार लोकतंत्र को अपनाया था। और अमेरिका का भी उदारवादी लोकतंत्र था। तो अमेरिका और भारत का दोनों का उदारवादी लोकतंत्र होने के कारण अमेरिका ये समझता था कि एशिया में भारत प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के गुट में ही शामिल होगा, क्योंकि आने वाले जब हम देखेंगे कि क्या क्या मदद की अमेरिका ने तो ये बात महसूस होगी कि हाँ सीधी सी बात है, कोई भी देश होगा जब इसकी इतनी मदद की जाएगी तो वो मदद करने वाले देश के गुट में ही शामिल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एशिया में रूस है तो रूस भी चाहता है कि उसके गुट में भी बहुत सारे देश शामिल हो। तीसरा पॉइंट कि भारत की जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को सहायता की आवश्यकता थी। और विश्व में महाशक्ति वर्तमान में तो अमेरिका ही है भाई, बाइपोलर वर्ल्ड की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका है, लेकिन 91 के बाद तो बाइपोलर वर्ल्ड ही था, 91 से पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका और सोवियत रूस। तो ये चीज़। फोर्थ पर बात करते हैं। तो एक समझौता किया था TCA, टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। 1951 में अमेरिका ने भारत के साथ ये समझौता किया था। इस समझौते में ये था कि अमेरिका तकनीकी सहायता देगा भारत को, और यदि संबंध बने रहते तो हो सकता है कि वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वर्तमान जो तकनीकी है वो शायद और भी आगे होती है, क्योंकि सहयोग मिलता, साथ रहते तो सीधी सी बात है तकनीक में तो फायदा मिलता ही मिलता। ठीक, जमीन बहुत ज़्यादा हो रही, पसीना ऐसी फेल हो रहा है। तो TCA। इसके बाद नेक्स्ट एक था PL 480, पब्लिक लैंडिंग यानी लेना उधार लेना। तो PL 480 एक समझौता किया था अमेरिका ने भारत के साथ, और इस समझौते में ये निश्चित किया गया था कि जो भारत को खाद्यान्न की आपूर्ति है वो अमेरिका करेगा, और खास तौर से गेहूं की आपूर्ति। और ये बात है कि उस समय भारत में चूल्हे अमेरिका के वैसे चलते थे, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, अकाल वकाल कंगाली वाली स्थिति थी, ब्रिटेन तो पूरा निचोड़ के चला गया था। लेकिन दूसरे देशों के बारे में हम बात करने से बचेंगे क्योंकि इस समय मुद्दा भारत और अमेरिका का है। फिर भी किसी देश की बात होगी तो थोड़ा थोड़ा उसका डेटा ले लेंगे। तो ये 4-5 मुद्दे हैं कि ब्रिटेन का इसने क्या किया था, सबसे पहले इस पर दबाव बनाया था कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा, भारत और अमेरिका दोनों का उदार लोकतंत्र था, तो उदार लोकतंत्र की वजह से अमेरिका ये सोचता था कि भारत किसी भी शर्त पर अमेरिका के गुट में ही शामिल होगा। उसके बाद भारत की पिछड़ी अर्थव्यवस्था, कि भारत की जो कमजोर अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका ये मानता था कि ऐसे कमजोर देशों में, क्योंकि यूरोप में जब मार्शल योजना दी जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब पूरी यूरोप की स्थिति खराब हो चुकी थी, ब्रिटेन फ्रांस सब बर्बादी की स्थिति में थे, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का गुट था उसे ये लग रहा था कि कहीं यूरोप रूसी समाजवादी रूस की तरफ ना चला जाए। तो उस समय मार्शल योजना के तहत सभी को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी जिस टाइप की सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता दी गई थी, ताकि ये उसमें उसकी गुट में ना चल जाए रूस के गुट में। तो उसके बाद मार्शल योजना के बाद एशिया में भारत को भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो इसको भी सहायता की आवश्यकता थी,
ठीक है, और भारत को नहीं, आसपास के सारे देशों को थी। लेकिन क्योंकि चीन है वो लाल हो चुका होगा 1949 की चीनी क्रांति के समय, चीन है जो कम्युनिस्ट हो चुका होगा, समाजवादी हो चुका होगा, तो भारत को जो मजबूत करने के पीछे एजेंडा वो ये है कि उसकी चौकीदारी बने, भाई भारत चौकीदारी करे, तो वो भारत को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहता था। फिर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट उन्होंने क्या में किया, तकनीकों को लेकर के कि भारत जब तकनीक मजबूत होगी तो भारत आसपास की समस्याओं को सॉल्व कर सकेगा। और ये इसके तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये तो सहयोग, ये तो सहयोग का चल रहा है। अब संघर्ष क्या कह रहा, संघर्ष रहा कि नेहरू जी ने जय हिंद का नारा देकर के अमेरिका के गुट में शामिल नहीं हुए और टाटा वाई वाई कर करके गुट निरपेक्ष हो गया, वो भी एशियाई अफ्रीकाई देशों के साथ। देखिए उस समय जब गुट निरपेक्ष आंदोलन चल रहा था तो हमारे यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव जब बेलग्रेड में 1961 में डाली गई तो उससे पहले बांडुंग सम्मेलन हुआ, बेलग्रेड हो गया और नेहरू अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ मिल करके एक बड़ा ग्रुप बना लिए। तो अमेरिका और सोवियत रूस के पीछे भी इतने देशों का समूह नहीं था जितना भारत के पीछे था, जितना भारत के पीछे था। हालांकि वो भूखे नंगे देशों का, खैर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर भूखे नंगे देशों की भीड़ थी जो गरीब देशों की भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट में थे वो। लेकिन जो सेठ लोग थे वो इधर साइड में चल रहे थे, अमेरिका रूस वगैरह, ब्रिटेन फ्रांस वगैरह जर्मनी। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति फॉलो करी जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई इस टाइप से, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो 1949 की चीनी क्रांति, देखिए चीन में जब क्रांति हुई तो एक तो फार्मोसा है, अभी चीन के संबंध में इसको पढ़ना बेटर है, लेकिन थोड़ा सा एंट्री बता दिया है। और वर्तमान में चीन, तो जो माओ जेडोंग वाला था इसको इन्होंने मान्यता दी। चांग काई शेक जो वियतनाम वाला था चीन, चांग काई शेक के इस चीन को मान्यता दी थी, भारत ने तुरंत इसको मान दी थी चीन को 1949 की जब कम्युनिस्ट क्रांति हुई, चीनी क्रांति उस दौरान। जबकि अमेरिका इसके पक्ष में था, फार्मोसा के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं एंटी अमेरिका काम करती है भारत में। नेहरू जी को शायद थोड़ा सा कौटिल्य का यहाँ पे मंडल सिद्धांत पढ़ लेना चाहिए, क्या आपके पड़ोसी देश जिससे आपकी सीमा लगती है वो कभी भी आपका मित्र नहीं हो सकता। और सेम स्थिति होती है अगर मान लीजिए हमारे बगल में चीन ना होकर के अमेरिका होता और सब कुछ वही होता, चीनी लैंग्वेज सब कुछ वही सब कुछ होता, तो यकीनन हमारा दुश्मन अमेरिका होता। तो पड़ोसी राज्य के साथ इस टाइप से उन्होंने जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने के बाद भी, जबकि नेहरू ने इसको सुरक्षा परिषद में उठाया था इस मुद्दे को, तो उसका भी भारत ने विरोध किया था कि नहीं एक्चुअल चीन नहीं है, चीन को मान्यता दी थी, जबकि अमेरिका और पश्चिमी गुट इसको मान्यता देने के पक्ष में नहीं थे, वो पक्ष में थे इसके फार्मोसा चांग काई शेक। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये मुद्दा था क्या, कि कैसे चांग काई शेक का यहाँ से धक्का पलट हुआ, ताइवान में जाना और ताइवान वाले माहौल से लोगों वाले कैसे तरह के कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे क्रांति हुई। तीसरा 1954 में सीएटो की स्थापना की। देखो यूरोप में की थी नाटो की स्थापना 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैनिक संधि थी कि अमेरिका के साथी सैनिक होंगे और वो किसी भी प्रकार के आक्रमण को मिलजुल करके कोऑपरेट करेंगे, संभालेंगे समझेंगे। तो एक अमेरिकी सैनिक ग्रुप था ये नाटो, उस समय 12 सदस्य थे, अभी शायद 30 के आसपास। तो ऐसे ही एशिया में एक सीएटो ग्रुप बनाया गया था 1954 में। इस सीएटो गुट में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया नेहरू जी ने, जबकि खुद पर ऐसे गुट निरपेक्ष हुए तो उन्होंने मना कर दिया। और इस सीएटो में हमारी जगह हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस सीएटो का सदस्य बन गया। तो ये थोड़ा एंटी अमेरिका, तो ये जो चीज़ें थी भाई, चीन की आप मान्यता दे रहे हो और हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ें थोड़ा अमेरिका को चुभ सी गई और थोड़ा रिश्तों में धीरे धीरे खटास पैदा हुई। नेक्स्ट 1954 में ही पंचशील समझौता चीन के साथ। अब चीन के साथ जब पंचशील समझौता किया गया तो और ज्यादा बस पेट्रोल डाल दिया आग के अंदर कि इधर हमारे पक्ष में नहीं और पड़ोसी चीन के साथ जो भी कम्युनिस्ट है उसके साथ आप पंचशील समझौता कर रहे हो, जबकि खूब पंचशील समझौता नहीं पाता है। हमारे यहाँ के नागा अरुणाचल प्रदेश वालों को सपोर्ट करता है चीन को, हमारे खिलाफ इधर फैलाता है। वहाँ पे नागालैंड वाला इशू तो पढ़ा ही हुआ, खैर आपने 12th क्लास में थोड़ा उसमें हेवी डिटेल में, लेकिन भारत का जब पढ़ते हैं हम लोग या कभी रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें समझेंगे क्या मुद्दा था, बहुत ज़्यादा भड़काया था उस मुद्दे को। तो ये 4-5 कारण हैं जिससे अमेरिका चिढ़ा बैठा था हमसे।
कि भाई ये गलतियाँ करी कि नेहरू जी घुटने पेश हो गए एशिया अफ्रीका जैसे गरीब देशों के साथ मिल करके। उसके बाद चीनी क्रांति में चीन को मान्यता दी थी उसने। उसके बाद 54 में सीएटो के साथ मिल गए जाकर के, और आगे जाकर के 1954 में तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि आगे जाकर के सीएटो के बाद 1955 में सैंटो की स्थापना हुई थी, इसमें भी वो शामिल नहीं हुआ। 1955 में वार्सा पैक्ट बना थी इसके जवाब रशिया ने। तो ये लगातार काउंटर अटैक कर रहा था रशिया भी, और अमेरिका भी अपने गुट बना रहा था, लेकिन भारत ने इन गुटों में शामिल होने से मना कर दिया। तो इन सब के कारण थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी और थोड़ा थोड़ा तनाव वाली स्थितियां पैदा हुई लगातार निरंतर। तो ये पहला वाला खत्म हो गया कि 1942 से 70 वाला संघर्ष और सहयोग वाला। सहयोग में हमने पहले देख लिया और संघर्ष को इस समय समझ लिया। अब इसके बाद जो है सेकंड चरण, उसमें हम लोग देखेंगे 1970 से लेके 1990 वाला, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या गड़बड़ियां हो गई आगे। तो जो सेकंड है 1970 से 1990, अब इसमें आपको मिलेगा असहयोग एवं संघर्ष। अब इसमें चीजें और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अब इस भारत पाकिस्तान के युद्ध होने से पहले कुछ चीजें ऐसी और बन गई थी जिससे अमेरिका एंटी इंडिया हो चुका था। वो क्या थी? 71 से पहले हमारा 1965 से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इस पाकिस्तान के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने सहायता की थी पाकिस्तान की। करे कहीं इस गुट में शामिल है, क्यों नहीं सहायता करे? भारत होता तो भारत जीत चुका था, मतलब कश्मीर को जीत चुका था, कश्मीर का अपना होता भारत युद्ध तो जीता ही था। तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने इसकी सहायता करी 1965 के युद्ध में, हथियार आपूर्ति सब कुछ दी। इसके बाद ऐसा भारत ने क्या किया? तो भारत ने वियतनाम मुद्दे पर खुलकर आलोचना करी अमेरिका की। वियतनाम संघर्ष एक बहुत बड़ा संघर्ष था जिसमें समाजवादी रूस और अमेरिकी सेना फंस गई थी, और ये पहला ऐसा मुद्दा था जहाँ पे अमेरिका को मुंह के बल खानी पड़ी थी। तो वियतनाम संघर्ष पे भी कभी भविष्य में रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर एक। तो वियतनाम में खुलकर इसकी आलोचना करी। और तीसरा एक चीज थी ये कि 1962 के भारत चीन युद्ध में, इसमें जरूर अमेरिका ने हमारी मदद की सर, इसमें जरूर हमारी मदद की थी। बाकी वैसे अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पे खुल करके पाकिस्तान का सपोर्ट किया करता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें बन चुकी थी कि 71 में तो आमने सामने टकराना स्वाभाविक था। क्या था? जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका का 7वां बेड़ा अमेरिका ने रवाना कर दिया। अब 7वें बेड़े का मतलब जहाजों का समूह है, बहुत सारे जहाजों का समूह 7वां बेड़ा, और अमेरिका का शक्तिशाली बेड़ा था ये। तो 7वें बेड़े का मतलब अगर समझना चाहें तो ये मानो सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था भारत के खिलाफ। और उसी समय पर भारत ने सोवियत रूस से संधि की। इस सोवियत रूस से सैनिक और मित्रता, इस संधि पर हस्ताक्षर करे। और सैनिक संधि, इस संधि ने पूरे विश्व का ध्यान उस समय इन दोनों देशों के ऊपर खींच कर रखा था। कारण क्या था? ये सैनिक संधि बहुत विस्फोटक थी। क्यों? अभी तक भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन इस सैनिक संधि के माध्यम से एक चीज फिक्स हो गई। इसमें था क्या कि भारत और रूस एक दूसरे को सहायता देंगे। खैर, अच्छा, इस संधि की पेशकश रूस के द्वारा की गई थी भारत द्वारा इसकी पेशकश की गई थी। आश्चर्य की बात यह कि सोवियत रूस ने इसकी पेशकश की थी भारत से। भारत ने संधि में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने हस्ताक्षर की थी। तो इस संधि में यह था कि सोवियत रूस और भारत का जो दुश्मन होगा उस पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। मतलब कि यदि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है तो सोवियत रूस पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। और ऐसे ही वर्तमान में खैर वो तो मुद्दा सुलझ गया कि सोवियत रूस और यूक्रेन, तो यूक्रेन दुश्मन है, चाहे यूक्रेन कितना ही सही है पर भारत उसमें सही नहीं बताएगा, उसे उसका साथ नहीं देगा। तो ये जो संधि थी, ये बस इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए उस समय, और ये संधि आज तक। अगर कभी भी भविष्य में ऐसी चीज़ें होंगी तो
तो सोवियत रूस और भारत के बीच में ये मुद्दा अटके गई कि अगर सोवियत रूस की लड़ाई अमेरिका से हो जाए तो भारत अमेरिका का साथ नहीं दे सकता, अमेरिका के लिए नहीं कह सकता। तो ये संधि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही थी, जो विश्व का पूरा ध्यान खींचा इस संधि ने। इसके बाद सोवियत रूस ने अपना 11वां बेड़ा भेजा इसके बदले में हिंद महासागर में। तो अमेरिका का 7वां बेड़ा और सोवियत रूस का 11वां बेड़ा। ये भी बहुत बड़ा बेड़ा था, बहुत बड़े जहाजों का समूह था जो आकर के बस, तो ना तो अमेरिका आ गया ना सोवियत रूस आ गया, भारत और पाकिस्तान ने मिल करके संभाल लिया। पाकिस्तान के लगभग 90-93 सैनिकों के आसपास हमने बंदी बना ली थी, बांग्लादेश के ऊपर बना दी थी, ठीक है। इसके बाद 1974 में भारत ने एक और कमाल करा। क्या कमाल करा? पोखरण फर्स्ट, ये पोखरण फर्स्ट प्रथम परमाणु प्रयोग किया भारत ने। अभी परमाणु प्रयोग किया था हमने, खैर ये एटम बम वाला परमाणु प्रयोग नहीं हो, तो आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर होगा, लेकिन ये परमाणु प्रयोग था कि बिजली बनाने के हिसाब से। तो जो अमेरिका भारत के तारापुर का है महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र को यूरेनियम की सप्लाई दे रहा था, यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी। अब यूरेनियम है हमारे पास, लेकिन उस टाइप का नहीं है जो उच्च क्वालिटी का। इसको लगातार जब संशोधित करते हैं तो बहुत क्लियर क्वालिटी होती है इसकी, जिसमें बम बनते हैं, चेन रिएक्शन करना चालू करता है। ये तो संतुलित चेन रिएक्शन होती है, मतलब चेन रिएक्शन होती है ना, आगे जाकर के संतुलित भाई ये है, तो फिर ऐसे ऐसे करके ये तो संतुलित चेन कंट्रोल होगी तो फिर बिजली बनेगी, लेकिन अनकंट्रोल होगी तब जाके एटम बम बनेगा। तो खैर हमने उसकी तो कोशिश नहीं की थी, तो बिजली की कोशिश की थी, उसके लिए परमाणु परीक्षण किया था 74 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, लेकिन वही तारापुर महाराष्ट्र को यूरेनियम सप्लाई देना बंद कर दिया। और इससे फिर चीजें और जटिल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले मामले में 1971 वाले मामले में भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन अब वही है कि किसी ना किसी गुट में शामिल होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी भूमिका निभानी है, तो फिर किसी ना किसी गुट में शामिल होना पड़ेगा। तो यहाँ भारत के जो गुटनिरपेक्षता वाले चरित्र था, गुटनिरपेक्षता वाली जो उसकी छवि थी, उस पर थोड़ी धूल जम गई। और सेकंड वाले में भारत ने जब 74 में परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, तो उसकी यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी तारापुर महाराष्ट्र की। तो ये थोड़ा आगे जाकर के चीजें ऐसी हुई, और ये वो समय है जब बिल्कुल संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इसमें असहयोग भी रहा, संघर्ष भी रहा, दोनों चीजें रही। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक को बात कर ली, 70 से 90 तक, और अगले वाले में हम बात करेंगे 90 से 98 इसमें, और 98 से लेकर के इधर वर्तमान तक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसको एक बार इसमें समझने के बाद एक बार आपको रीडिंग लगाने की जरूरत है। रीडिंग लग जाती है मुझसे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक तो यही है, डॉक्टर BL पढ़िया। और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं दूसरी किताब अगले टाइम रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट बुक तो ये लगती है। तो इससे एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन इसमें डिटेल में चीज़ें बहुत सारी, और ये जो अपन करेंगे वो क्रीम चीज़ें कर लें, ठीक है। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।